मेरा नाम रचना है। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा 18 साल का भांजा हर रात डॉक्टर का कोट पहनकर अपने कमरे में चला जाता और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया करता था। कहता कि मरीज चेक करने जा रहा हूँ। लेकिन हमारे घर में तो कोई मरीज था ही नहीं और वह कोई काम भी नहीं करता था और ना ही उसे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि वह स्कूल भी नहीं जाता था। सिर्फ 6वीं क्लास तक ही वह पढ़ा हुआ था। वह भी उसमें फेल हो गया था। मुझे अपने भांजे की दिमागी हालत पर शक होने लगा था। लेकिन वह तो सुबह होते ही हजारों रुपए मेरी सास के हाथ में लाकर दे दिया करता था। मैं बहुत हैरान होती थी। एक रात में ये सब जानने के लिए उसके कमरे में छुप गई थी। जैसे ही मेरा भांजा डॉक्टर का कोट पहन कर आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जब से मेरी शादी हुई थी, मेरे पति की दूसरे शहर में नौकरी लग गई थी। वह ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। कभी कभार ही आया जाया करते थे। लेकिन मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी माँ और एक भांजा था। दरअसल उनकी सबसे बड़ी बहन के देहांत के बाद उनके इकलौते बेटे की परवरिश मेरे ससुराल में मेरी सास ने ही की थी। मेरे पति का भांजा 18 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी सास ने उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया था। वह मेरी स्वर्गीय ननद का बेटा था और इसीलिए मेरी सास उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और लाड़ करती थी। वह कुछ भी करता तो उसको जरा सा भी रोकती टोकती नहीं थी। मेरी ससुराल का घर किराए पर था और मेरे पति की सैलरी भी बहुत कम थी। इसीलिए वह दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए चले गए थे। मेरी ससुराल के हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और ऊपर से हर महीने किराए की टेंशन रहती थी। मेरा भांजा सारा सारा दिन घर से बाहर भी नहीं निकलता था, बस मोबाइल में ही लगा रहता था और मेरी सास उससे कुछ भी नहीं कहती थी। मैं, माँ जी और मेरा भांजा हम तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। मगर आज मेरा भांजा कुछ उदास सा लग रहा था। वह बार बार अपने मोबाइल में समय देखे जा रहा था और जल्दी जल्दी खाना खा रहा था, ऐसे जैसे कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। रात के 10 बजते ही मेरे भांजे ने अपना खाना अधूरा छोड़ दिया और उठकर जाने लगा तो मेरी सास ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया और पूछने लगी, अमन, तुमने ये खाना क्यों छोड़ दिया और तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वह कहने लगा, नानी, मैं मरीजों को चेक करने के लिए जा रहा हूँ। 10 बज चुके हैं, अब मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर मेरा भांजा अपने कमरे में चला गया। मेरी सास ने मेरी तरफ बड़ी ही अजीब नज़रों से देखकर पूछा कि यह अमन क्या कह रहा था। मेरे तो समझ से बाहर था, कुछ भी मुझे समझ नहीं आया। इसने मुझे जो कुछ भी कहा, मैं अपनी सास के कड़े तेवर देखकर डर गई और कहने लगी कि माँ जी, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। खैर, मेरी सास अपना खाना ख़त्म करने में लग गई और कहने लगी कि तुमने घर के दरवाजे को अंदर से अच्छे से बंद तो कर लिया ना? मैंने कहा, जी माँ जी, मैंने ठीक से बंद कर लिया था। मेरी सास ने सिर हिला दिया, क्योंकि जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थीं। इसीलिए हम घर के दरवाज़ों को हमेशा अंदर से बंद ही रखते थे और छत के दरवाजे को भी हमेशा लॉक लगा कर रखते थे। और फिर हम 2 औरतें ही तो घर में रहती थीं। मेरा भांजा तो अभी छोटा था। हमारे घर में कोई बड़ा मर्द नहीं था। इसीलिए हम शाम के 6 बजते ही घर के दरवाजे को अंदर से लॉक लगा लिया करते थे। उसके बाद हमारे घर में किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं होती थी। आज भी ताला लगा हुआ था और अमन कह रहा था कि वह मरीजों को देखने के लिए जा रहा है। बात तो बड़ी ही अजीब लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मगर हमने अमन की बातों को सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। मैं और मेरी सास एक ही कमरे में सोया करते थे। मुझे अपने कमरे में अकेले सोने से डर लगता था, इसीलिए मैं अपनी सास को अपने साथ सुला लिया करती थी। मेरे भांजे और मेरी सास का एक ही कमरा था। हमारे पूरे घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक मेरा और मेरे पति का और दूसरा मेरे भांजे और मेरी सास का। मेरी सास कमरे में सोने लगी तो मेरा भांजा अपने कमरे में अकेले सोता था। मेरी सास शुगर की पेशेंट थी, उनकी दवाई उनके कमरे में ही रखी हुई थी। मैं वही लेने के लिए अपने भांजे के कमरे की तरफ चली गई थी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी। लेकिन मेरे भांजे को तो दरवाज़ा बजाने की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। इसलिए मैं चली आई और फिर अपनी सास से शिकायत करने लगी। मेरी सास कहने लगी कि चलो, आज मैं बिना दवाई खाए ही सो जाती हूँ, सुबह उठकर अमन की खबर लूँगी।
मुझे उम्मीद है कि वह आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मुझे अपने भांजे पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं खामोशी से कमरे में आकर लेट गई थी। मेरी सास अपने नाती की हर बात को इग्नोर कर दिया करती थी। उन्होंने अपने नाती को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ाया हुआ था। बस मुझे हमेशा इस बात का गुस्सा रहता था। खैर, मैं लेटते ही सो गई। सुबह 6 बजे ही मेरी सास ने पूजा करने के लिए मुझे उठा दिया। उसके बाद हम दोनों ने पूजा की। फिर मैंने चाय बनाई और अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मेरा भांजा भी अपने कमरे से बाहर निकल आया था। उसको देखते ही मेरी सास के माथे पर बल पड़ने लगे। वह कहने लगी, ये तुम रात में इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे? और तुम्हारी मामी तुम्हारे कमरे में मेरे शुगर की दवाई लेने आई थी और तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? ये सब क्या है? तब मेरे भांजे ने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला और काफ़ी सारे नोट निकाल कर मेरी सास के हाथ में थमा दिए। मेरी सास कभी उन पैसों को देखती तो कभी अमन का चेहरा देखने लगती और कहती, अमन, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? अमन कहने लगा कि नानी, मैंने आपको रात में बताया तो था कि मैं मरीजों का चेकअप करने के लिए गया था। रात भर मेरी वहाँ पर ड्यूटी रही और फिर ये पैसे कमा कर लाया हूँ। मेरी सास अमन को घूर घूर कर देख रही थी। तभी मैं भी बोल पड़ी, अमन, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? भला हमारे घर में मरीज कहाँ से आ गए? मेरे भांजे को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा कि आपको क्या लगता है मामी कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? आप लोगों को तो कभी भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं आएगा। मैं ये पैसे अपने फिजूल खर्चे में उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि इस घर की परेशानियों को दूर करने के लिए ही आपको दे रहा हूँ। क्या इतना ही काफ़ी नहीं है या और भी कुछ बताऊँ? मेरा भांजा जिस अंदाज में मुझसे बात कर रहा था वह बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं जान गई थी कि वह ये सारी बातें मेरी सास को सुनाना चाह रहा था। तभी मेरी सास ने वह पैसे अपने हाथ में ले लिए और उसके बाद मेरे भांजे से कोई सवाल नहीं किया। मेरा भांजा नाश्ता करने बैठ गया था और नाश्ता करने के बाद कहने लगा कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। अमन के जाने के बाद मेरी सास मुझसे कहने लगी, रचना, तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम्हें अपने भांजे पर कड़ी नज़र रखनी है। आखिर ये सब कर क्या रहा है? तुम्हें मुझे इसकी सारी खबरें लाकर देनी है कि तुम्हारा भांजा ये पैसे कहाँ से लाया है। मैंने अपनी सास से वादा कर लिया कि मैं ऐसा ही करूँगी। हमारे घर के हालात वैसे ही बहुत ख़राब हो रहे थे और इतने टाइम से मेरे पति ने पैसे भी नहीं भेजे थे। उनसे फ़ोन पर बात करती और पैसों के बारे में कहती तो वह कहते कि यहाँ पर मुझे सैलरी थोड़ी लेट मिलेगी। अब इन पैसों से हमारी हिम्मत बंध गई थी, क्योंकि मकान मालिक ने किराया मांग मांग कर तो हमारा दिमाग ही ख़राब कर दिया था। मेरी सास बताती है कि ये मकान उनका ही था, लेकिन काफ़ी सालों पहले मेरे ससुर के मरने के बाद उनके इस मकान पर कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद जब वह यहाँ आए तो उन्हें पता चला कि कब्जा करने वाला आदमी भी कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर का भाई था, और वही अब इस घर का मकान का मालिक है जो हम लोगों को परेशान करता है। रिश्तेदार होने के बावजूद भी टाइम से पहले ही किराया मांगने आ जाता है। मेरी सास ने अपना मकान लेने के लिए अदालतों के भी बहुत चक्कर लगाए थे, लेकिन फिर भी मेरी सास ने सारा मामला फिर हालातों पर ही छोड़ दिया और भगवान से प्रार्थना की थी कि एक दिन भगवान, तू मेरे देवर को इतना ही परेशान करना जितना वह हमें कर रहा है। तब तक मेरे ससुराल वालों का गुजर बसर कैसे होना था, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी तलाश करने के लिए चले गए। उनकी माँ इस घर में अकेली रह जाती। इसीलिए मेरी सास ने अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी भी कर ली। मेरी सास को अपने देवर से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थीं। मेरी सास अपने देवर से कहती थी कि कम से कम अपने मरे हुए भाई का ही ख्याल कर लिया करो। मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ और ये बच्चे तुम्हारे ही मरे हुए भाई के बेटे और नाती हैं। इसका मतलब ये तुम्हारे ही भी तो बच्चों के समान हुए ना। लेकिन तुमने मकान हथियाने के चक्कर में सारे रिश्ते ही भूल गए हो। मगर मेरी सास के देवर के कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी। मेरा भांजा भी कोई काम नहीं करता था। मेरी सास को बस सारी उम्मीदें जो थीं वो मेरे पति से ही थीं, और वह अपने भांजे से तो जरा सा भी किसी भी काम के लिए कहा ही नहीं करती थी। और इसी चक्कर में वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं था। वो भले ही बड़ा हो रहा था पर वो कोई भी काम नहीं करता था। इसीलिए मेरे पति भी अपनी माँ की इस तरह की हरकतों से बहुत तंग आ गए थे।
क्योंकि अब उनका एक जवान भांजा भी घर में मौजूद था और वह अगर चाहती तो वह भी थोड़ा बहुत काम करके घर में कुछ पैसे दे सकता था, कुछ सहारा दे सकता था। मेरे पति अपने भांजे की हरकतों से भी बहुत तंग आ गए थे और फिर इसीलिए वो अपनी माँ से नाराज़ हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरे शहर जाने के बाद अपनी माँ का फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। मेरा भांजा मेरे पति से हमेशा इस बात की ज़िद किया करता था कि उसे एक बाइक चाहिए। मेरे पति के हालात तो ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने भांजे की ज़िद की खातिर उन्होंने अपनी शादी पर अमन को बाइक गिफ्ट कर दी थी। मेरा भांजा बाइक को लेकर सारा दिन यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था, लेकिन अपने मामा के शहर जाने के बाद ही उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वह कभी कभी बहुत ही ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलता था। जब मेरे पति अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाते तो मेरा भांजा अपनी नानी को तसल्ली दिया करता था कि नानी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मामा की जिम्मेदारियाँ मैं बांट लूँगा, आखिर मैं उनका भांजा हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मैं कुछ करूँगा तो इस घर की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इसीलिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जब मैं मामा को पैसे कमा कर दिखाऊंगा तो वह आप पर भी गुस्सा नहीं किया करेंगे और मुझे भी प्यार करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भांजा इतना हौसला दिखा सकता है। फिलहाल जो होना था वह हो चुका था। अब मेरे भांजे ने जो मेरी सास को पैसे दिए थे उस पर मुझे शक में डाल दिया था। मेरा भांजा कुछ लेने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, इसीलिए उसके कमरे का दरवाज़ा भी खुला रह गया था। मैं कमरे में झांक कर देखा तो हर चीज़ वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे भांजे के कमरे की सफाई भी नहीं किया करता था और जैसी चीज़ मैं छोड़ कर जाया करती थी, सामान ठीक उसी तरह से रखा हुआ था। मेरे भांजे के कमरे को देखकर ऐसा लग ही रहा था कि यहाँ पर मरीज़ आते होंगे और उनका चेकअप किया जाता होगा। मेरा भांजा अभी तक घर वापस नहीं आया था, जबकि मैं उसके कमरे की तलाशी ले रही थी। मैंने एक एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक किया। मेरी सास का कमरा छोटा सा था और उसमें सामान भी बहुत मामूली सा था, जिसमें अमन सोया करता था। लगभग आधे घंटे के बाद मैं सारे कमरे को अच्छी तरह से चेक कर चुकी थी। मेरे हाथ मेरे भांजे का राज भी लग चुका था कि वह ये पैसे कहाँ से लाया होगा। मैं जल्दी से बाहर आई और अपनी सास के पास बैठ गई। फिर उनको चुपके से बताने लगी कि माँ जी, मैंने अमन का सारा कमरा छान मारा है और मुझे पता चल गया है कि अमन वह सारे पैसे कहाँ से लाया था। मेरी सास बड़ी हैरान हो गई और ये जानने के लिए एक्साइटेड भी हो गई। फिर वो मुझसे कहने लगी कि हाँ हाँ, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं कहने लगी, दरअसल हमारी शादी पर राजीव ने अमन को जो बाइक गिफ्ट की थी उसकी चाबी अपनी जगह पर नहीं है। मेरा भांजा पहले से ही अपने दोस्त के घर अपनी बाइक खड़ी करता था, क्योंकि हमारे घर में उसे खड़ी करने की जगह ही नहीं थी। हमारा घर बहुत छोटा था। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, इसका मतलब यही है कि अमन ने अपनी बाइक बेच दी है। मुझे ऐसा लगता है कि अमन ने घर के हालात देखकर अपनी बाइक बेच दी और बहाना बना दिया कि मैं चेकअप करके आया था। मेरा भांजा छठवीं फेल है। छठवीं फेल इंसान डॉक्टर तो कहीं से भी नहीं बन सकता। मेरी बातें सुनकर मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, मेरा अमन शुरू से ही ऐसा है, सबका ख्याल रखने वाला। उसने हमारा पेट पालने के लिए अपनी फेवरेट बाइक ही बेच दी, जबकि उसने अपने मामा से ये बहुत ज़िद करके ली थी। मैं हंसकर कहने लगी, माँ जी, आज रात तो अमन नहीं कहेगा कि वह मरीज़ का चेकअप करने जा रहा है। सुबह जब वह आपको पैसे लाकर नहीं दे तो आप उससे पैसे मांगना और कहना कि क्या हुआ, आज किसी मरीज़ का चेकअप करके नहीं आए? तुम्हारे सपनों का अस्पताल कहीं खो गया है क्या? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे डांट दिया कि खबरदार, जो तुमने मेरे नाती का मजाक उड़ाने की कोशिश की। मेरी सास बड़े ही कड़क बिहेवियर की थी, कभी भी गुस्सा हो जाती थी। फिलहाल मुझे तसल्ली हो गई थी कि आज मेरा भांजा मरीजों वाला नाटक नहीं करेगा। इसीलिए आज भी मैं अपनी सास की दवाई कमरे से लेकर नहीं आई थी। मगर जैसे ही रात के 10 बजे मेरा भांजा फिर से कहने लगा कि मुझे जाना होगा, मैं मरीजों का चेकअप करने के लिए जा रहा हूँ। आज तो उसने डॉक्टर जैसा सफ़ेद कोट भी पहना हुआ था और इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। और सुबह होते ही फिर से अमन ने ढेर सारे पैसे मेरी सास के हवाले कर दिए थे। अब वह बाइक इतनी भी कीमती नहीं थी कि उससे इतने ज़्यादा पैसे आ सकते थे। यकीनन मेरा भांजा कुछ और ही कर रहा था।
मैं 1 मिनट के लिए इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेती कि मेरा भांजा मरीजों को चेक करता है, तो ये बात नामुमकिन थी और मुझे परेशान करती थी कि अमन के कमरे में मरीज आते कहाँ से थे, और उसके कमरे में तो कोई खुफिया दरवाज़ा भी नहीं था। वह तो बस एक छोटा सा कमरा ही था जिसके कोने कोने को मैं अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि पूरे घर की सफाई करना मेरी ही जिम्मेदारी थी। कई रातों से अब अमन का बस यही रूटीन बन गया था। वह रोज़ यही कहता था कि मैं मरीजों का चेकअप करने के लिए जा रहा हूँ, और सुबह होते ही वह मेरी सास के हाथ में बहुत सारे पैसे कमा कर रख दिया करता था। मैंने सोचा कि चोरी चुपके जासूसी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अमन से ही पूछ लेती हूँ कि आखिर तुम ये सब क्या करते हो। अमन जब सुबह सोकर उठा तो मैंने उससे कहा, अमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह बड़ा हैरान हो रहा था और कहने लगा, हाँ मामी कहिए, आपको क्या कहना है। मैं कहने लगी कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं। अमन के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए थे। वह बड़ी ही अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा और कहने लगा कि आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है। मैं इतने दिनों से आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि मैं मरीजों का चेकअप करने के लिए जाता हूँ, तो फिर आप मुझसे ये सवाल बार बार क्यों कर रही हैं। वो कहने लगी, अच्छा तो फिर मरीज आते कहाँ से हैं तुम्हारे पास। अमन चिल्ला कर कहने लगा, मामी अब बस भी करो, मुझ पर शक करना, जो मैंने बता दिया बस उसी पर यकीन कर लो। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि अगर मेरी सास ने ये देख लिया कि मैं अपने भांजे से इस तरह से बातें पूछ रही हूँ तो वह मुझ पर चिल्लाएंगी, क्योंकि उनका लाडला नाती था और वह अपने लाडले को कुछ भी कहने नहीं देती थी। मैं जल्दी से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल आई थी। अमन अपनी नानी का कुछ ज़्यादा ही लाडला था और इसीलिए वह इस बात का फ़ायदा उठाया करता था। मैं किसी के भी साथ वो बदतमीज़ी किया करता था। मेरी सास तो उससे कुछ नहीं कहती थी। आज भी उसने मुझे डरा कर चुप करवा दिया था, मगर वह मेरे दिमाग से सवाल तो नहीं मिटा सकता था। मैंने सोचा कि इस मामले में मेरी सास को अपने नाते पर सख्ती करनी चाहिए और उससे पूछना भी चाहिए कि आखिर वह इतने सारे पैसे लेकर कहाँ से आता है। इसीलिए मैंने अपनी सास को जाकर बताया कि आप अमन की तरफ से इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हैं। वह कम उम्र का एक जवान लड़का है। आप उससे सवाल पूछें कि वह इतने सारे पैसे लाता कहाँ से है, और ये भी पूछें कि वो करता क्या है। मेरी सास बहुत परेशान नज़र आ रही थी। वो कहने लगी कि अगर मैं अमन से बात करती हूँ तो वह तो गुस्सा होकर मेरे पास से ही उठकर चला जाता है। अब मैं बहुत ज़्यादा उलझ कर रह गई हूँ। बस हमेशा यही टेंशन रहती है कि कहीं मेरा बच्चा किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिससे हमारी बदनामी हो जाए। मगर फिर मैं सोचती हूँ कि अमन तो सारा दिन अपने कमरे में सोया होता है और शाम को 6 बजते ही घर के गेट को भी ताला लगा दिया जाता है। ना तो कोई घर से जाता है और ना ही कोई आता है। ऐसे में मैं अपने नाती पर कैसे शक कर सकती हूँ। मगर फिर वह पैसे कहाँ से लाता है, मैं कुछ नहीं जानती रचना। मैं बहुत परेशान हूँ। ऊपर से ये बात मैं राजीव से भी नहीं कर सकती। वह तो वैसे ही अमन की वजह से मुझसे बहुत नाराज़ रहता है, और अगर ये बात सुनेगा तो फिर तो वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी। सास की व्यवस्था देखकर मेरा दिल भी दुख रहा था। मैंने अपनी सास को दिलासा दिया और कहा कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एक दिन ये भी पता चल जाएगा कि अमन क्या करता है और कहाँ से पैसे लाता है। मेरी सास कहने लगी कि ये मेरा देवर मर क्यों नहीं जाता, इसकी वजह से ही हमारे घर में परेशानियां आई हैं। हमारे हाथ से मकान तो चला ही गया, साथ साथ हमें अपने ही घर में रहने का किराया भी देना पड़ता है। मेरा बेटा भी घर की परेशानियों के कारण हमसे कितनी दूर दूसरे शहर में बैठा हुआ है। वह तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे की शादी हो गई। अब मुझे अपने नाती की शादी की भी फिक्र लगी रहती है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं नाती की शादी नहीं कर सकूंगी। अपने बेटे की तो शादी मैं देख चुकी हूँ, लेकिन अपने नाती की शादी अपनी आंखों से देखने के बाद ही मैं सुकून से मर तो सकूंगी ना। फिलहाल मैं अपनी सास को तसल्ली ही दे सकती थी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास भी अपने नाती की हरकतों से डरने लगी थी। ना जाने ये डर पैसे का था या फिर वह अपने जवान नाती को कुछ कहने से डरती थी। तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उसका दरवाज़ा खोल दिया। सामने बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी हुई थी। उसने हंसकर मुझे देखा। वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी।
मुझे वह लड़की बहुत पसंद आई थी और मेरे मन में भगवान से यही शिकायत निकल ली कि काश मैं भी इसी की तरह खूबसूरत होती। मैं तो बस एक नज़र उस लड़की को देखती ही जा रही थी कि तभी अचानक पीछे से मेरी सास की कड़कती हुई आवाज़ आई। कहने लगी, बहू दरवाजे के साथ चिपक कर रह गई हो, कौन आया है? मैं घबरा गई थी। तभी वह लड़की भी मुस्कुराने लगी। मैं समझ गई कि ये मेरी इंसल्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ चुकी है। कभी कभी तो मैं अपनी सास से बहुत परेशान हो जाती थी, कभी तो वह मुझसे बहुत ही प्यार से बात किया करती थी और कभी मेरी इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। फिलहाल मैंने उस लड़की से कहा, कौन हो तुम? तो वह कहने लगी कि मेरा नाम रागिनी है। हम लोग कल ही आपके बराबर वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। हमारे घर में पूजा थी, मैं इसीलिए आसपास के घरों में प्रसाद बांट रही थी, तो सोचा कि आपके घर में भी दे दूं। आप मुझे बर्तन खाली करके दे दीजिए। मैंने उसके हाथ से प्रसाद ले लिया और घर के अंदर जाने लगी। मेरी सास पूछने लगी, दरवाजे पर इतनी देर क्यों लगा दी? कौन आया था? मेरी सास के शुरू से ही इस घर में बहुत कड़े नियम रहे थे, जिनका मैं हमेशा से पालन करती आई थी। मैंने कहा, माँ जी, हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी रहने के लिए आए हैं। एक जवान लड़की है, वह प्रसाद लेकर आई है। मेरी सास कहने लगी, आजकल कहाँ होते हैं ऐसे लोग जो पड़ोसियों में प्रसाद दें। तुम भी हमारे घर की आज की पूजा का प्रसाद उनके बर्तन में डाल कर दे दो। मैंने अपने घर का प्रसाद उस बर्तन में डाल दिया था। मेरी सास ने मेरे हाथ से उसके बर्तन ले लिए थे। न जाने मुझे क्या हुआ और मैं भी अपनी सास के पीछे पीछे ही चली गई थी। मेरी सास ने रागिनी के सर पर हाथ रखा और कहने लगी, कितनी प्यारी बेटी है। बेटी, तुम अपनी माँ से कहना कि वह हमारे घर पर ज़रूर आए। मैं भी किसी दिन तुम्हारे घर पर ज़रूर आऊँगी और तुम्हें नए घर की बधाई हो। रागिनी मेरी सास से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। मुझे वह लड़की बहुत भली लगी थी। फिर मैं अपनी सास के साथ अंदर आने से पहले ही घर के अंदर लौट आई, नहीं तो मेरी सास मुझे ज़रूर डांट लगाती। फिलहाल मुझे उस लड़की के साथ मुलाकात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मैं तो किसी से बातें करना भी भूल गई थी। बस हमेशा अपनी सास के साथ ही बातें करती रहती थी। जब से मेरी शादी हुई थी अपने मायके भी नहीं जा पाई थी, जबकि मेरे मायके में मेरी बहुत सारी सहेलियां थीं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो सिर्फ अपनी सास के अलावा किसी और से बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। जब से मैं रागिनी से मिली थी, अपने भांजे की बात को मैं भूल ही चुकी थी। अगले दिन रागिनी की माँ और रागिनी हमारे घर पर आई थी। रागिनी की माँ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझसे वह कहने लगी, रागिनी बता रही थी कि आपने अपने घर पर मुझे बुलाने के लिए कहा था। आज मैं अपने घर के सारे सामान की सेटिंग करने के बाद फ्री हुई हूँ, तो सोचा कि रागिनी के साथ आपके घर का चक्कर लगा लेती हूँ। मैं रागिनी और उसकी माँ के लिए चाय बना लाई और नाश्ता भी तैयार कर लिया था। रागिनी की माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। कह रही थी कि आपकी बहू बहुत सुंदर है, कभी अपनी बहू को हमारे घर पर ज़रूर लेकर आना। रागिनी भी कहने लगी, जी, हम माँ बेटी सारा दिन घर में अकेले ही रहती हैं, अगर आप हमारे घर पर आती जाती रहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। रागिनी की माँ ने कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम हमारे घर पर आया जाया करो। हमारे घर पर कोई मर्द नहीं होता, सिर्फ मेरे पति हैं जो सुबह ही नौकरी पर निकल जाते हैं और रात को ही घर वापस लौट कर आते हैं। रागिनी भी यहाँ पर जॉब ढूंढ रही है। जैसे ही उसको जॉब लग जाएगी तो ये भी जॉब पर चली जाया करेगी और मैं घर में अकेली हो जाऊँगी। इसीलिए मेरा टाइम पास करने के लिए कभी तो मेरे घर पर आ जाया करो, तो कभी मैं तुम्हारे घर पर आ जाया करूँगी। मैंने कहा, जी आंटी, मैं आपके घर ज़रूर आऊँगी। मैंने दिल में सोचा कि आंटी की उम्र भी तो मेरी सास की उम्र से थोड़ी कम होगी और जब रागिनी ही घर पर मौजूद नहीं होगी तो फिर मैं आपके घर जाकर क्या करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी तो रागिनी की जॉब नहीं लगी है, अभी मैं आंटी के घर जाकर मैं रागिनी से दोस्ती बढ़ा सकती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं कल ही बहाने से रागिनी के घर ज़रूर जाऊँगी। बाद में जब रागिनी की जॉब लग जाएगी तो उससे मुलाकात का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से मैं अगले दिन किसी काम से रागिनी के घर पर चली गई थी। मेरी सास तो अपने नाती की परेशानियों को लेकर इतना ज़्यादा उलझ गई थी कि उन्हें तो अब मेरी भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी। इसीलिए उन्होंने मुझे रागिनी के घर जाने की परमिशन आसानी से दे दी थी। मैंने जैसे ही रागिनी के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे खुशी हुई थी कि रागिनी ही अपने घर का दरवाज़ा खोलने के लिए आई और वह मुझे देखकर बहुत खुश थी और उसने अपने माँ को आवाज़ लगाई, माँ देखिए हमारे घर कौन आया है।
पड़ोस में रहने वाली भाभी आई हैं। वह मुझे घर के अंदर बुलाने लगी और उसने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा। कहने लगी, भाभी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने पानी पिया और फिर उन दोनों से बातें करने लगी। वह आपस में कहने लगी कि भाभी आपके हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें मेरे हाथ की चाय पीने के लिए हमारे घर रोज़ आना पड़ेगा। मैं तुम्हें रोज़ अपने हाथ की अच्छी चाय बनाकर पिलाऊंगी। इसी तरह से हम दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातें होती रहीं। आंटी तो उठकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। बातों ही बातों में रागिनी ने मुझे अपने बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था और मैं भी उसकी शादी से पहले से लेकर अब तक की सारी बातें अपनी उसको बता दी थी और अपने हस्बैंड का फ़ोटो भी मैंने उसे दिखाया था। देखते ही देखते रागिनी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। रागिनी की मम्मी भी हम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती थी। हम दोनों एक दूसरे के घर पर खूब आने जाने लगे थे। कुछ दिनों के बाद रागिनी की जॉब लग गई थी। रागिनी से मेरी दोस्ती पर मेरी सास को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मेरी सास की दोस्ती रागिनी की मम्मी के साथ हो गई थी। वह दोनों आपस में टाइम पास किया करती थी और हम दोनों आपस में एक दूसरे से खूब बातें किया करते थे। अब सुबह से लेकर शाम के टाइम तक रागिनी ऑफिस जाती थी। हैरत की बात तो ये थी कि मेरी सास मुझे रागिनी के घर जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकती थी। एक दिन शाम के टाइम पर रागिनी हमारे घर आ गई थी तो वह मुझसे कहने लगी कि ये तुम्हारा भांजा बड़ा अजीब है। ये जवान है फिर भी कोई नौकरी नहीं करता। तुम्हें इसको कोई नौकरी करवा देनी चाहिए, तो कम से कम दोनों मामा भांजे मिलकर घर का वार तो संभालेंगे तो घर के खर्च भी आसान हो जाएंगे। मैंने रागिनी को बता दिया था कि मेरा भांजा पागलपन वाली हरकतें करता है और रात को 10 बजते ही कहता है कि मैं मरीजों को चेक करने जा रहा हूँ, लेकिन असल में वह अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है। इसीलिए मैंने रागिनी को भी बता दिया कि मरीज को चेक करने के लिए जाता है वो। रागिनी मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी और वह समझ गई थी कि मेरा भांजा सच में ही मरीज चेक करने जाता होगा। वह कहने लगी कि लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि वह मरीजों का चेकअप करने जाता है, लेकिन तुम मुझे इतना ऐतराज़ के तौर पर ये बात क्यों बता रही हो कि वह अपने कमरे में जाने के बाद मरीज़ों को चेक करता है। शायद कोई मरीज़ उसके कमरे में बैठा होता होगा। मुझे लगा कि वह कोई काम ही नहीं करता होगा, लेकिन जिस काम के बारे में तुम बता रही हो ये तो अच्छा काम है। अब वह तुम्हारी सास को पैसे भी ज़्यादा लाकर देता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी ही देर में मेरी सास वहाँ पर आ गई थी। मैं रागिनी से कुछ और कह पाती कि अपनी सास के आने से मैं खामोश हो गई और फिर हमारी बातें वहीं पर अधूरी रह गईं। उसके बाद पिछले 2-3 दिन तक मेरी रागिनी के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दिन हमारे घर का दरवाज़ा बजा और मैं दरवाज़ा खोलने गई तो रागिनी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वह मुझसे कहने लगी, रचना तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भांजा मरीजों का चेकअप करने जाता है। मैं तो समझी थी कि वह डॉक्टर होगा। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे तुमसे इस झूठ की उम्मीद नहीं थी। मैं कहने लगी, रागिनी तुम ये क्या कह रही हो? मेरी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रागिनी बस अपनी बात ही कहे जा रही थी, मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। न जाने उसे क्या हो गया था। वो ज़बरदस्ती बात करने की मैंने जब उससे कोशिश की तो वह कहने लगी कि बस बस मुझसे ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करो। इतना कहकर मेरे घर के दरवाजे से ही वो वापस लौट गई थी। आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और उसने पहली बार मुझसे इस तरह से बात की थी। मेरा दिल टूट गया था क्योंकि मुझे रागिनी के रूप में एक अच्छी फ्रेंड मिल गई थी जिसके साथ मेरा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं घर के अंदर वापस लौट कर आ गई थी। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैं रागिनी की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में जाकर रो रही थी। जब मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ तो मेरे दिमाग में रागिनी की बातें घूमने लगी थी। आखिरकार उसने मेरे भांजे के बारे में ऐसा क्यों कहा था? क्या वह सच्चाई जानती है कि मेरा भांजा क्या करता है? अभी तक तो उसके रूटीन से और मैं और मेरी सास बेखबर थे, मगर फिर ये कैसे मुमकिन था कि रागिनी को हमारे घर से अलग रहकर भी हमारे घर की सारी बातों की खबर थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अमन के राज से पर्दा उठाकर ही रहूँगी। अब बस बहुत हो गया था। मैं ये सब अकेले तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस काम में अपनी सास की ज़रूरत थी क्योंकि वही एक ऐसी थी जो हमारे घर में रहती थी
और जो मेरा साथ दे सकती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आज मैं अमन के बारे में सच्चाई जानने के लिए रात होने से पहले ही उसके कमरे में छुप जाऊंगी, और मेरे बारे में अगर वो पूछे तो कह देना कि वो रागिनी के घर पर गई हुई है। मैं आज हर हाल में अमन का राज जानकर ही रहूंगी। मेरी सास को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, इसीलिए वह कहने लगी कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे ही शाम हुई, मेरी सास ने बहाने से मेरे भांजे को किसी काम के लिए घर से बाहर भेज दिया था। उसके जाते ही मैं उसके कमरे में अलमारी के पीछे छुप गई थी। अमन तो 10 बजे के बाद ही अपने कमरे में आया था। मैं आज बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। न जाने मेरे भांजे का कौन सा राज मेरे सामने आने वाला था। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और ठीक 10 बजे अमन डॉक्टर का कोट पहनकर कमरे में आ चुका था। उसने कमरे में आते ही अंदर से कमरे को बंद कर दिया। फिर उसने अपना एक बैग उठाया और उसके अंदर से दस्ताने निकाल कर पहन लिए और मास्क भी निकाल कर चेहरे पर लगा लिया था। वह बिल्कुल असली डॉक्टर की तरह ही लग रहा था। अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। न जाने मरीज कहाँ से आएंगे। तभी मेरे देवर ने एक अजीब सी हरकत की थी। उसने अपने कमरे की खिड़की खोल दी थी। एक खिड़की उसके कमरे में थी, वो हमेशा बंद ही रहती थी, क्योंकि ये खिड़की हमारे घर के बैक साइड में खुलती थी और इसीलिए मेरे पति ने इस खिड़की को ताला लगाकर रखा हुआ था। लेकिन इसकी चाबी मेरे भांजे के पास क्या कर रही थी। अमन ने बहुत ही सावधानी से वह खिड़की खोली और चेयर पर चढ़कर खिड़की से बाहर कूदकर निकल गया। मैं हक्का बक्का खड़ी हुई उसे देख रही थी, मगर फिर मैं भी अमन का पीछा करने के बारे में सोचा और बहुत ही तेज़ कदमों से वो चलता चला जा रहा था। मैं भी उसका पीछा ही कर रही थी। फिर उसने एक रिक्शा किया और वह उसमें बैठकर जा चुका था। मैंने भी जल्दी से रिक्शा रोक लिया और अपने भांजे का पीछा करने लगी। इसी तरह से रास्ता भी पूरा हो गया और अमन एक बड़े से बंगले के बाहर आकर खड़ा हो गया। अमन ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वह जा चुका था। जल्दी से मैं भी अपने रिक्शे से उतर गई। रिक्शे वाले को पैसे देकर मैंने भेज दिया। अमन तो बंगले के अंदर जा चुका था। मैं भी उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन मुझे चौकीदार ने आगे बढ़ने से रोक दिया। वह कहने लगा कि आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा कि मैं अमन की मामी हूँ, वही मुझे अपने साथ लेकर यहाँ पर आया है। तब जाकर कहीं मुझे चौकीदार ने अंदर जाने की परमिशन दी थी और मैं उस बड़े से बंगले के अंदर चली गई थी। अमन एक कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था, जबकि मैं अभी भी उसका पीछा कर रही थी और उससे काफ़ी दूरी पर भी थी। वह एक नर्स से कुछ पूछ रहा था। सुमन की तबीयत अब कैसी है? नर्स ने इनकार करते हुए गर्दन हिला दी थी और कहने लगी कि वह किसी भी टाइम इस दुनिया से जा सकती है। फिर मेरा भांजा एक और कमरे में चला गया तो मैं भी उसका पीछा करती हुई चली गई। नर्स तो वहाँ से जा चुकी थी। मैं भी उस कमरे के बाहर खड़ी हुई थी जिसमें मेरा भांजा गया हुआ था, लेकिन कमरे के बाहर से तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। मुझे उल्टी होने वाली थी, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल करके बैठी हुई थी। तभी अचानक अमन की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मामी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। मैं कहने लगी, अमन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये किसका घर है? मुझे भी बताओ, छठवीं फेल लड़के, तुम डॉक्टर कैसे बन सकते हो? अमन की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, मामी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। अमन मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर लेकर आता है। अंदर कमरे में करवट लेते हुए एक औरत लेटी थी जिसकी उम्र लगभग 50 साल से ऊपर की लग रही थी। अमन ने बताया कि मामी इनका नाम सुमन है और ये मेरी पत्नी है। मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था तो ये डॉक्टर के यहाँ से अपना इलाज करवा कर आ रही थी। इनकी पूरी बॉडी पर एलर्जी है, जिसकी वजह से लोग इनसे दूर ही भागते रहते हैं। इनका ड्राइवर भी इनकी मदद नहीं कर पा रहा था। घर में बहुत सारे नौकर लगे हुए हैं, लेकिन सभी लोगों को अपनी जान का खतरा है कि कहीं इनकी एलर्जी हम लोगों को ना लग जाए। और बस इसी वजह से सुमन के पति ने भी उसे तलाक दे दिया था। सुमन के पास तो पहले से ही अपने पिता की बहुत सारी जायदाद है। इसके पास कोई औलाद भी नहीं है। ये बिल्कुल तनहा हो चुकी है। ये उस दिन हॉस्पिटल से सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी अचानक गिर गई, लेकिन कोई भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा एलर्जी फैली हुई थी। मुझे ये बात पता नहीं थी और मैं सीधा जाकर सुमन की मदद करने की कोशिश करने लगा। मेरी ये बात सुमन को बहुत पसंद आई। सुमन ने मुझे अपने घर का एड्रेस दे दिया था। मैं जब एक दिन घर आया तो फिर उन्होंने मुझे बताया
कि उन्हें एक जानलेवा बीमारी है और ये बहुत ही खतरनाक एलर्जी है और मेरे जख्मों से बदबू भी आती है, जिसकी वजह से लोग मेरे करीब आने से डरते हैं कि कहीं ये बीमारी उनको ना लग जाए। मैं बुरी तरह से वो बहुत रो रही थी और मुझे अपनी कहानी बता रही थी। मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके, मेरे साथ बातें कर सके। जो दिन मेरी ज़िंदगी के रह गए हैं वह हंसी खुशी कटवा सके। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन इस टाइम वह दौलत भी किसी भी काम की नहीं आ रही है। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं सुमन का ख्याल रखने लगूंगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने लगेंगे। जब मैं सुमन को ये सारी बात बताई तो उसने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो फिर मेरे मरने के बाद मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दूंगी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम रात के टाइम पर मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। दिन तो मैं किसी तरह से गुजार लेती हूँ, लेकिन रात गुजारना तो मेरे लिए बहुत भारी हो जाता है। मैं सुमन की बात को मान गया था, इसीलिए मैंने सुमन के बारे में फिर किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं नानी को इस बारे में बताता तो नानी सुमन की बीमारी के बारे में सुनकर कभी भी मुझे उसके करीब नहीं जाने देती। लेकिन आज घर के हालात की वजह से मामा भी हमसे दूर रहकर पैसे कमा रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं ये काम कर लूँगा तो हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमें पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसी तरह से मेरा काम भी हो जाएगा और सुमन का काम भी हो जाएगा। मैं मान गया था और मैंने सुमन से शादी कर ली। दिन के टाइम पर ये नर्स सुमन का ख्याल रखती है, रात के टाइम पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो मैं शादी के बाद अपना क्रेडिट कार्ड सुमन ने मुझे दे दिया था। सुबह को घर जाते टाइम मैं एटीएम से पैसे निकलवा कर ले आता था, ताकि नानी को घर के खर्चे के लिए पैसे दे सकूं। मैं अमन की बातें सुनकर दंग रह गई थी। इसका मतलब कि अमन ने 18 साल का होते हुए भी एक 50 साल की बीमार औरत से शादी कर ली थी। मैंने अमन से पूछा कि क्या ये बीमारी तुम्हें तो नहीं लग गई है? वह हंसकर कहने लगा, मामी, अगर ये बीमारी मुझे लग गई हो तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगा, मगर आपकी और मामा की और नानी की ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी और आप लोगों की ज़िंदगी को आसान करके ही तो मरूंगा। अमन कहने लगा, अच्छा मामी, अब मुझे सुमन के पास जाने दो। जब वह अपनी पत्नी के कमरे में चला गया तो उसे पता चला कि उसी की पत्नी तो मर चुकी है। सुबह होते ही मेरे भांजे ने उनके अंतिम संस्कार का इंतज़ाम कर दिया था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक सुमन ने अपनी सारी जायदाद मेरे भांजे के नाम कर दी थी। मैंने अपनी सास को भी सारी बात बता दी। मेरी सास ये सब सुनकर फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें अमन की बहुत फिक्र हो रही थी। खैर, कुछ दिन गुजरे तो अमन मुझसे कहने लगा, मामी, आपको एक बात बताऊं? मैं बोली, हाँ कहो। तो वह कहने लगा, मामी, आपकी वो जो दोस्त है ना रागिनी। मैंने कहा, हाँ, उसकी और मेरी तो तुम्हारी वजह से लड़ाई हो गई है। ना जाने वह मेरे बारे में क्या क्या सोच रही थी, पर इतनी सारी बातें मुझे सुनकर खुद ही वो मुझसे नाराज़ होकर बैठ गई है। अमन कहने लगा, मामी, पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं आपको उसके बारे में ही तो बताने वाला हूँ। मैं बोली, हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? तो वह कहने लगा, जब मैं हर रात खिड़की से जाता था तो आपकी दोस्त ने मुझे देख लिया करती थी। फिर वह काफ़ी देर तक अपनी खिड़की पर खड़ी हुआ मेरे इंतज़ार करती रहती थी। मैं समझ ही गया था कि आपकी दोस्त आपको एक न एक दिन मेरी सारी बात बता देगी। मैं इस बारे में आपको खुद से ही बताने वाला था, लेकिन आपने खुद ही सच्चाई का पता लगा लिया। मैं बोली, हाँ, मैंने उसे कहा था कि तुम डॉक्टर हो और मरीज़ का चेकअप करते हो, लेकिन जब रात को वह तुम्हें चोरों की तरह से ऐसे भागते हुए देखती होगी तो उसने सोचा होगा कि मैंने उससे झूठ बोला है और उसको लगा होगा कि तुम डॉक्टर नहीं कोई चोर हो। तभी तो वह उस दिन मुझसे इतना गुस्से में बात कर रही थी। हमारे घर के हालात तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए थे। मेरे पति भी दूसरे शहर से वापस घर लौट आए थे और हम लोगों ने वह घर भी छोड़ दिया था जो मेरी सास के देवर का था, और हम सुमन के बंगले में ही रहने के लिए आ गए थे, क्योंकि सुमन ने मेरे भांजे के नाम अपनी सारी जायदाद कर चुकी थी। और इस तरह से मेरे 18 साल का भांजा आज लखपति बन गया था। उसके नाम लाखों की जायदाद हो गई थी। मेरे पति और भांजे ने एक साथ बिजनेस सेट कर लिया है। हमारे वहाँ से जाने के बाद रागिनी भी बंगले पर मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने मुझसे उस दिन के लिए माफ़ी भी मांगी थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो रचना, मुझे लगा कि तुमने अपने भांजे की साइड ली है और तुमने मुझे अपने भांजे के बारे में डॉक्टर वाली बात बताकर झूठ बोला है, जबकि
मैं तो तुम्हें गलत उसे चोर समझकर बैठी थी। वह रात के अंधेरे में खिड़की से कहाँ जाता था। फिलहाल मेरी और रागिनी की दोस्ती पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी और हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे। मेरे पति वापस हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास लौट कर आ गए थे और अब हम अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।